अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 को हमने कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स। ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स मींस के एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है। इसमें जो काइनेटिक थ्योरी है जो पार्टिकल्स को डील करती है, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कैसे कन्वर्ट होती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होती है। मैंने आपको बताया था कि जो फेस चेंज होता है इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग फेस चेंज वो कांस्टेंट रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चेंज होती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग था, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती थी, पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती थी, उसमें मूवमेंट आती थी। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें पहला जो है फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, कुछ चीज़ें हैं, इनकी डेफिनीशन और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रीजिंग को डिफ़ाइन करेंगे कि फ्रीजिंग होता क्या है, और उसके बाद जो पार्टिकल्स की मूवमेंट आती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे फिर हम इसकी जो टम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फ्रीजिंग है, इसको हम देखते हैं। फ्रीजिंग, ठीक है। अब फ्रीजिंग क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं तो इक्वेशन कैसे आएगी? जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, H2O लिक्विड है, इसको हम फ्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा? H2O सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ वाटर। वाटर को हम टम्परेचर डाउन करते हैं तो ये कूल डाउन होते होते आखिरकार क्या हो जाएगा? फ्रीज़ हो जाएगा। H2O सॉलिड में आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ आइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी अगर एक्सप्लेनेशन करते हैं, और कुछ चीज़ें मैं जैसे आपको मैंने की पॉइंट्स बताए थे, वो की पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। की पॉइंट्स क्या थे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट बिकॉज क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग फेज चेंज, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस केस में, फ्रीजिंग के केस में, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनमें फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो क्या होगा एक्सप्लेनेशन में? ठीक है, जो लिक्विड है, लिक्विड पार्टिकल्स हैव एनर्जी टू मूव फ्रीली, ठीक है। मूव फ्रीली मतलब ये लेयर बाय लेयर मूव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा? ड्यूरिंग फ्रीजिंग एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट मीन कि उसका जो टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल जो वाटर है वो 0 डिग्री पे जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। इसका एनोमलस बिहेवियर होता है, 4 डिग्री से नीचे जाएं तो ये कंडेंस होता है, फिर मेल्ट होता है, फिर जाके 0 पे मुकम्मल तौर पे कंडेंस होके जो सॉलिडिफाई हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एट फ्रीजिंग पॉइंट the added heat is released by the particles of liquid
ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि ड्यूरिंग इस प्रोसेस के दौरान जो लिक्विड होगा उसमें जो एडिड हीट होगी वो रिलीज़ होगी, तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे। अब अगला पॉइंट हम लिखते हैं कि पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, पार्टिकल ऑफ liquid come closer to each other and develop strong forces of attraction, forces of attraction। और उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। जो ये हीट रिलीज़ करेगा उससे क्या होगा कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ नहीं होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बट इसको हम लिख सकते हैं बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो चीज़ लिखी कि सबसे पहले जो फ्रीजिंग था वो प्रोसेस क्या होता है कि जब लिक्विड सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस। और फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाता है। इस दौरान जो की पॉइंट्स हैं कि किसी भी फेज चेंज के दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी सॉरी इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। लेकिन जो फ्रीजिंग प्रोसेस होते हैं इस दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है, बिकॉज के फ्रीजिंग के दौरान जो हीट होती है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट कम होते होते पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज़ ऑफ हीट। तो इससे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है ताकि आप बच्चों को याद हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, फ्रीजिंग के बाद है कंडेंसेशन। आज के लेक्चर का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, when gas molecules convert into liquid state, इसको हम क्या करेंगे, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आप कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं, इसमें इक्वेशन क्या हो सकती है, जैसे H2O को हम गैसियस से, स्टीम को हम क्या कर रहे हैं, ये क्लोज कंटेनर के अंदर है, तो दोबारा क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम वाटर को हीट कर रहे होते हैं तो हीट से स्टीम बनती है, स्टीम दोबारा से, स्टीम के पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ के दोबारा क्या कर देते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जो गैस है, स्टीम है, एयर में जा रही है, एयर से दोबारा जब वो दो पार्टिकल्स कंडेंस होंगे, क्लाउड्स हैं, वो कंडेंस होकर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर। तो हमारे इन्वायरमेंट में भी कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन के दौरान आपने देखा होगा कि जब गैस बनती है तो उसके अंदर हीट ऐड हुई होती है, स्टीम जब बनती है तो
वो हीट जब रिलीज़ होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल्स की डिक्रीज़ होगी। गैस की जो डेफिनेशन है कि गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, उनमें कंडेंस जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल ज़ीरो होती हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं। जब उनके अंदर एडिड हीट रिलीज़ होती है तो वो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या हो जाते हैं, स्लोज डाउन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कंडेंसेशन क्या होता है, गैस टू लिक्विड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, द गैस मॉलिक्यूल्स हैव, पहला क्या हो जाएगा, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हाई एब्जॉर्ब्ड हीट, हाई हीट एब्जॉर्ब्ड, इनके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हुई होती है वो ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स मूव इंडिपेंडेंटली, पार्टिकल्स मूव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, ड्यूरिंग कंडेंसेशन गैस पार्टिकल्स रिलीज एब्जॉर्ब हीट, जो उसके अंदर जमा हुई हीट होती है उसको रिलीज करते हैं, हीट एंड कम क्लोजर टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट, इसके नतीजे में होता क्या है, एज अ रिज़ल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड, strong forces of attraction develop between particles of gas and they become slow down, they become slow down and converted to liquid state, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, पार्टिकल्स स्लो डाउन हो रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ये क्या हो जाएंगे, दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब वो चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ लेकिन उसका पूरा पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, साथ में आपको हिंट दे रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इन केसेस में डिक्रीज हो रही है लेकिन टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी वो क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं, ठीक है। जो रिलीज़ हीट हो रही है वो किस में यूज़ हो रही है कि उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है, उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो रही है। टेम्परेचर जो है वो सेम रह रहा है, वो जो टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, वो जो रिलीज़ हीट है वो कहाँ जा रही है, उनकी जो मूवमेंट है उनको कम करने में यूटिलाइज हो रही है। उससे क्या होगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी और टेम्परेचर भी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अभी हमने जो चीज़ सीखी है वो क्या है, कंडेंसेशन, जिसमें गैस पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद जो गैस की डेफिनेशन क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, इनके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनमें कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जब हम इसको कंडेंस कर रहे होते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब कब आते हैं, जब वो हीट एनर्जी को रिलीज़ करते हैं
और हीट एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो किस में यूटिलाइज होती है, वो क्या रिज़ल्ट देती है, उन पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वो है सब्लिमेशन, आज का तीसरा पॉइंट। सब्लिमेशन ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनीशन अक्सर औक़ात पूछी जाती है। ये क्या होता है, सम solids have property to sublime। अब सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो सब्लाइम करें, सब्लिमेशन दें। सब्लिमेशन होता क्या है कि when some solids are heated, they are converted into gaseous state without passing through liquid phase। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन की डेफिनीशन है, जिसमें हमने क्या सीखा कि कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे आयोडीन है। आयोडीन को अगर हम हीट करते हैं सॉलिड को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन गैस के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो बाय डेफिनीशन उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैशियस स्टेट के अंदर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, अब सब्लिमेशन क्या होता है कि इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, इसकी जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, तो सेम एज इट इज़ इसके की पॉइंट में आपने करना है कि फेस चेंज के दौरान हमेशा काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब इसमें क्या होगा कि पार्टिकल पहले फिक्स्ड सॉलिड स्टेट थी, जब इन्होंने इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन की तो वो किस में यूटिलाइज़ होगी, इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट के दौरान और मूवमेंट में यूज़ होगी, और इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी उनको ब्रेक करने में सारी एनर्जी यूटिलाइज़ होगी, और बाकी एनर्जी नहीं बचेगी जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सके। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी इस दौरान क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें, एक्सप्लेनेशन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक सॉलिड हैज़ rigid structure, particles are tightly packed, ठीक है, उससे के साथ क्या होगा कि when solid is heated enough, the intermolecular forces are breakdown, and the solid is converted directly into gas phase। ठीक है, इस दौरान क्या होगा, only the potential energy of the particles increases। ठीक है, कि पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी, जबकि जो टेम्परेचर है
या काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ नहीं करेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब जो इतनी ज़्यादा इसमें हम हीट देते हैं कि उसकी जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएं और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और इसमें जो एडिड हीट होती है वो किस में यूटिलाइज़ होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ब्रेक डाउन में कन्वर्ट करने में यूज़ होती है। ठीक है, और इसमें जो सेंटर में जो फेज़ आता है मेल्टिंग, वो नहीं आएगा, सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैशियस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पे हमारे पास जो है वो डिपोजिशन है। डिपोजिशन में क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। आज का जो लास्ट फेज है डिपोजिशन, दिस इज़ 3 and 4। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ठीक है, एक फ्रीजिंग कर दिया, कंडेंसेशन कर दिया, सब्लिमेशन, और लास्ट में हमारे पास है 4-1 डिपोजिशन। कुछ हमने कल भी पॉइंट्स किए थे, आज की ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है हमारे पास डिपोजिशन। अब इसमें क्या है कि कन्वर्जन ऑफ गैस फेज। अब ये क्या है कि गैशियस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट डायरेक्टली। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि जब कोई भी जो गैस है अगर डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, जैसे हम सॉलिड आइस की बात करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम इतना टेम्परेचर इसका जो है वो डाउन करते हैं गैस का, तो ये क्या हो जाती है? गैस किस में चली जाती है? CO2 सॉलिड फॉर्म के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड आइस। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होगा इसको हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन। कन्वर्जन ऑफ गैशियस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इज़ नोन एज डिपोजिशन। इसके दौरान होगा क्या कि जो काइनेटिक पार्टिकल्स है वो इसके साथ कैसे डील करती है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसकी। ठीक है, अब क्या है कि गैस हैज़, जैसे हमने पहले पॉइंट्स लिखे थे कि गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। गैस हैज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमने पहले भी लिखे थे कि पार्टिकल्स की क्या तरतीब है। उसके बाद क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज लार्ज। ठीक है, दे मूव इंडिपेंडेंटली। अभी हमने कुछ गैस को डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा कि जब हम इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, when the temperature of the gas temperature on a gas is decreased enough, इतना ज़्यादा हम कम करते हैं कि पार्टिकल्स बजाय इंडिपेंडेंट मूव करने के वो फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जम जाते हैं एक जगह, फिक्स्ड हो जाते हैं। एनफ दे कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होंगे? द random movement of particle decreased and they come closer to each other. They come closer to each other developing
developing strong forces of attraction, and particles become fixed. ठीक है, अब क्या होगा कि जो एनर्जी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस and kinetic energy temperature remains constant. ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमने जो चीज़ डिस्कस की जो लास्ट पे था कि डिपोजिशन क्या है कि जब गैशियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन प्रोसेस। और ये कैसे होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम किया जाए तो गैस डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाती है। इसमें जो हमने गैस को डिफ़ाइन किया कि इसकी पार्टिकल्स की तरतीब कैसे होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं या नहीं होती हैं, हमने सारा लिखा। उसके बाद जब आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम करते हैं तो जो रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वो कम होते होते एक दूसरे के करीब पार्टिकल्स आते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग डेवलप होती हैं और पार्टिकल अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होना शुरू हो जाते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल हमने सॉलिड आइस की भी साथ लिखी है। तो ये आपने जो चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमारे YouTube सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमारे YouTube कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डेफिनेशन के बन सकते हैं। कम से कम आपको जितनी मैंने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन बताई हैं ये आप तमाम बच्चों ने याद करनी है ताकि जो कल का लेक्चर होगा उसमें आप ग्राफ को डिस्कस करेंगे मेरे साथ। ग्राफ क्या होगा कि एक हीटिंग कर्व है, एक कूलिंग कर्व है, उसमें तमाम ये कॉन्सेप्ट जो आज और कल के लेक्चर में हमने सीखे हैं ये वहाँ पे यूटिलाइज़ होंगे, ठीक है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा अगले लेक्चर के साथ दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।